ये मेरे स्टाफ को बॉटनिकल नहीं है। हेल्दी होती है कॉमन में होता है चीटिंग, साइंटिफिक होता है एक्सपेरिमेंट इसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपेरिमेंट होता है सोलेनेसी। और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22 में बराबर 24। क्रोमोसोम नंबर 2 में बराबर 24। ठीक है, ठीक है, ताकि नकली मसाला नकली को से बाजार के बेचने का हालात मूल्य गलत प्राप्त हो जाता है, तो क्या कहते हैं वो योग्य नकली फसल। ठीक, ये देखो इसका नाम होता है कॉमन यूज साइंटिफिक मीनिंग यानी वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम फ्रूटिसेंस और फैमिली फ्रूनेसी दूसरी संख्या 2 में बराबर 24। उसके बाद हेडिंग है आपकी साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ टी मिर्च की वैज्ञानिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ टी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का होता है कैसे उसकी टेक्निक के थ्रू उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें लिखा मिर्च एक नकली मसाला फसल है। मिर्च की नकली मसाला फसल मिर्च की नकली मसाला फसल है। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक निर्यातक उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक एवं उत्पादक को होता है तो प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादन करता है, निर्यातक का भाग लेता है एक्सपोर्टर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर को उपभोग करता है। उत्पादक को प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है निर्यातक। निर्यातक को बोलते हैं एक्सपोर्टर। और क्या है उपभोक्ता, कंज्यूमर उपभोग करने वाला, पेमेंट करने वाला कंज्यूमर। उत्पादक निर्यातक और उपभोक्ता। भारत मिर्च का भारत मिर्च का विश्व की 90 से अधिक देशों को भारत मिर्च का विश्व के 90 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत मिर्च का विश्व के 90 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है।
ये जाता है जिनसे हमें हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो, भारत में मिर्च को लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। भारत में मिर्च को लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक व महाराष्ट्र का नंबर आता है। उसके बाद कर्नाटक व महाराष्ट्र का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में मिर्च की उत्पादकता आंध्र प्रदेश में मिर्च की उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्पादक और उत्पादकता में काफी अंतर होता है। प्रोडक्शन में होता है प्रोडक्टिविटी। आंध्र प्रदेश में मिर्च की उत्पादकता सर्वाधिक है। इसके उपरांत अरुणाचल प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। इसके उपरांत अरुणाचल प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। भारत में मिर्च की खेती भारत में मिर्च की खेती भारत में मिर्च की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल मध्य प्रदेश में तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल मध्य प्रदेश में मसाले की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में मसाले की खेती की जाती है। नेक्स्ट को क्या से वो करती है।
हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री एंड ओरिजिन इससे ये ताकत मिलता है कि क्या है इसके अंदर इसका इतिहास क्या होता है, हमेशा जो फसल कहाँ से निकलती है उसका मिर्च का जन्म स्थान, मिर्च का जन्म स्थान ब्राजील देश माना जाता है। ब्राजील जो भी दक्षिण अफ्रीका का है देश, इसके जन्म स्थान ब्राजील देश माना जाता है। और इसके पौधे ब्राजील से आज भी ब्राजील से आज भी जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगे पाए जाते हैं। भारत में इसे सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में भारत में इसे सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लाए। भारत में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लाए। इस समय यह मुख्य रूप से ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, स्पेन, चीन, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान में बोली जाती है। पाकिस्तान में बोली जाती है। क्या होता, क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या चीज उसमें उपस्थित होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू।
अतिरिक्त औषधि, औषधि समझते हैं दवाई, मिर्च को मसाले कहते हैं औषधि, कॉमा सॉस, मिर्च को मसाले कहते हैं औषधि, कॉमा सॉस, सॉस, कॉमा सलाद एवं अचार के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मिर्च में तीखापन, मिर्च में तीखापन, मिर्च में तीखापन या चरपराह, शराब, एक शराब, शराब, बढ़ाओ केमिस्ट्री बढ़ाओ, शराब एल्कोहल की बात होती है जिसे एल्कोहल की बात होती है जिसे 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 कैप्सिसिन, कैप्सिसिन, जिसे कैप्सिसिन कहते हैं, जिसे कैप्सिसिन कहते हैं। कैप्सिसिन क्या होता है? मिर्च में जो कि क्या करता है, मिर्च को कड़वा मतलब तीखापन प्रदान करता है, एल्कोहल को कहते हैं कैप्सिसिन। मिर्च में विटामिन ए और सी, मिर्च में विटामिन ए और सी, फास्फोरस, मिर्च में विटामिन ए और सी, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम आदि आदि खनिज, आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज का होता है मिनरल, ठीक है। इसमें ये कहता है तीखापन किस वजह से होता है, हमारा कैल्शियम की वजह से होता है, और इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा रहती है। फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जलवायु। जलवायु होगा क्या होता है? जलवायु क्लाइमेट, जलवायु होगा कि कैसे मौसम है, क्या कैसे सर्दी क्या है, इसकी टाइम क्या है, गर्म कर सर्दी है, यानी गर्म क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है, और उसकी जो लगानी जो है समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, उसको उत्पादन किया जाता है। और उपज की बात करें तो इस सर्दी ऋतु में अच्छी उपज देती है, ठीक है। और उसमें देखो मिर्च के लिए गर्मतर जलवायु उत्तम मानी जाती है। मिर्च के लिए गर्मतर जलवायु गर्मतर जलवायु उत्तम मानी जाती है। फिर भी समुद्र तल से 200 मीटर, फिर भी समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर, फिर भी समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती
का उचित अंकुरण, मिर्च के बीज का उचित अंकुरण 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, मिर्च के बीज का उचित अंकुरण 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है। मृदा के बीज का उचित अंकुरण 15 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है। यानी कि जो मृदा से मिर्च का जो बीज होता है तो उसको 15 डिग्री या 16 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है तो क्या करते हैं एक अच्छा अंकुरण हो जाता है। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है। और पौधों के समुचित विकास हेतु, और पौधों के समुचित विकास हेतु, और पौधों के समुचित विकास हेतु 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 20 से 25 डिग्री, 20 डिग्री करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित पाया गया है, उचित पाया गया है। उचित पाया गया है कॉमा अधिक तापमान एवं गर्म हवाएं और पानी से, अधिक तापमान एवं गर्म हवाएं ब्रैकेट में लू, अधिक तापमान एवं गर्म हवाएं लू ब्रैकेट और पानी से काफी पाला बर्फ गिरती है। अधिक तापमान एवं गर्म हवाएं लू और पानी से काफी क्षति होती है, मतलब नुकसान से काफी क्षति होती है, काफी क्षति होती है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि क्या होती है? वह वृद्धि जिसमें जो पौधा होता है क्या करता है, जो वनस्पति यानी कि अपने अंगों को, टहनियों को, पत्तियों को क्या करता है, दिन ब दिन बढ़ोतरी करता रहता है, ठीक अपने आप को हाइट बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, उस वृद्धि को बोलते हैं वानस्पतिक वृद्धि। इसमें देखो जो नई नई टहनियाँ होती हैं, नई शाखाएं निकलती हैं ना, वो है ना, उसमें देखो आप पौधों की इसमें लिखना है जलवायु, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जबकि फलियों के उचित विकास, जबकि फलियों के उचित विकास एवं लाल रंग के लिए, जबकि फलियों के उचित विकास एवं लाल रंग के लिए अपेक्षाकृत, उचित विकास एवं लाल रंग के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि और विकास एवं लाल रंग के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान में क्या होगा, तो मिर्च क्या होगी, पक जाएगी, हरे से लाल हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में करते हुए देखो इकाई करके, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा
वार्षिक वर्षा मतलब एक साल में। हाँ, एक साल में कितने सेंटीमीटर पानी गिरता है उसको बोलते हैं वार्षिक वर्षा। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 60 से 125 सेंटीमीटर होती है, 60 से 125 सेंटीमीटर होती है और सेंटीमीटर होती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता की अंदर एक ऐसी विशेषता होती है जल को अवशोषित करने की। ठीक है, अलग अलग मिट्टी का अलग अलग जल अवशोषित करने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी सोखती है? काली मिट्टी सोखती है। और सबसे कम कौन सी सोखती है? चिकनी मिट्टी। हाँ वही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता अच्छी होती है वहां पर मिर्च की असिंचित खेती, वहां पर मिर्च की असिंचित, सिंचित क्या है जोड़ देना, असिंचित खेती, असिंचित खेती की जा सकती है, असिंचित खेती की जा सकती है। दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती, दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती, दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती पूरे साल की जा सकती है। दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती पूरे साल की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा इसके बाद, कौन सी हेडिंग आएगी? यानी कि सॉइल एग्रीकल्चर, ठीक है, भूमि और मृदा, सॉइल, सॉइल से संबंधित लिखते भूमि है, भूमि का लैंड होता है, ठीक, इसमें हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार की सॉइल कौन सी उपयुक्त रहती है, क्या होना चाहिए इसमें, ठीक, और क्या पीएच मान रहना चाहिए वो भूमि से संबंधित क्या है, मृदा से तो है, जब मृदा हुई अभी भूमि बनेगी। इसमें लिखो मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में, मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली, इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट, इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट, रेतीली दोमट सैंडी क्ले है ना, हाँ मतलब मिट्टी के साथ रेत होनी चाहिए कुछ मात्रा में, अलग अलग मृदाओं का अलग अलग अंश होता है ना। इसमें देखो दो जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट जिसमें जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ मतलब जीव जैसे, हाँ क्योंकि वो क्या करते हैं मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने में सहायक करते हैं। जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, कौमा सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम
मानी गई है, मानी गई है। असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में काली मृदाओं में, असिंचित क्षेत्रों में काली मृदाओं में भारी उपज देती है। असिंचित क्षेत्रों में काली मृदाओं में भारी उपज देती है, भारी उपज देती है। मिर्च की सफल खेती हेतु, मिर्च की सफल खेती हेतु हेतु पीएच मान 6.7 होना चाहिए। जैसे 7 होना चाहिए। लवण एवं क्षारयुक्त मृदाएं, लवण, लवण मतलब सॉल्ट्स, जैसे नमक, लवण एवं क्षारयुक्त मृदाएं इसके सफल उत्पादन में बाधक मानी गई हैं। लवण एवं क्षारयुक्त मृदाएं इसके सफल उत्पादन में बाधक मानी गई है। उत्पादन को प्रभावित करती है, अच्छे नहीं होने देती। ठीक है, सफल उत्पादन में बाधक मानी गई है। सफल उत्पादन में बाधक मानी गई है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, क्या ये बताओ? उन्नतियां क्या किसमें, किसमें आती, किसमें आती है? ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी होती है वो पढ़ते हैं। जो अरका वाली होती है वो कहां से निकली होती है? बेंगलोर से। ठीक है, पूसा वाली कहां से होती है? दिल्ली से, है ना। और देखो वैरायटी देखो, आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति, अर्पणा, अर्पणा, अर्का लोहित, अर्का लोहित, भाग्यलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, CH1, 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 CO1, CO1, CO2, CO3, जवाहर 218, जवाहर 218, जवाहर 218, K1, K2, K2, पंजाब लाल, पंजाब लाल, पंजाब लाल,
पंजाब लाल, पंजाब लाल, ऊसर ज्वाला, ऊसर सदाबहार, कोमा जवाहर मिर्च 283, जवाहर मिर्च 283 आदि आदि। नेक्स्ट है देखो खीर की तैयारी, खीर की तैयारी, खीर की तैयारी, खीर की तैयारी में क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे खेत में गुड़ाई करते हैं, फिर क्या करवाते हैं, आटा चलवा के फिर क्यारियां बनाते हैं, फिर बहुत से बहुत की दूरी क्यारी से क्यारी की दूरी निश्चित करते हैं, फिर बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले बीज का उपचार करते हैं, कोई केमिकल से बताया था ना, तो वही कहानी इसमें देखो। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके उपरांत उसके उपरांत उसके उपरांत 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से करें, कल्टीवेटर या हैरो से करें, कल्टीवेटर या हैरो से करें, और प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी क्या हो जाए, भुरभुरी हो जाए, है ना, भुरभुरी हो जाएगी तो पानी क्या होगा, अवशोषित करने की अधिक क्षमता होगी, अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, पाटा अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नमी सुरक्षित रहे। फिर मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नमी सुरक्षित रहे, नमी मतलब पानी, मतलब मिट्टी में थोड़ा पानी रहे, नहीं तो क्या होगा, प्रॉपर वर्ड हो जाए और नमी सुरक्षित रहे, नमी मतलब मॉइस्चर, नमी सुरक्षित रहे। फिर सिंचाई सुविधा के अनुसार, फिर सिंचाई सुविधा के अनुसार क्यारियां और फिर सिंचाई सुविधा के अनुसार क्यारियां और क्यारियां मतलब क्यारी समझते हैं क्या होता है, छोटी छोटी, हाँ, जैसे कोई फसल लगाना वही क्यारी और सिंचाई नालियों का निर्माण, सिंचाई नालियों का निर्माण, सिंचाई नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए। सिंचाई नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो, पौधशाला में पौध तैयार करना, मतलब कोई भी हम क्रॉप करते हैं क्या, हम तो उसको पहले नर्सरी में लगाते हैं, ठीक है, बताया था। पौधशाला में पौध तैयार करना, देखो हेडिंग, पौधशाला में पौध तैयार करना,
पौधशाला में बहुत तैयार करते हैं। इसमें देखो आप 1 हेक्टेयर खेत में प्रतिरोपित करने हेतु 1 हेक्टेयर खेत में प्रतिरोपित करने हेतु लगभग 500 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम से 1 किलो तीखी मिर्च का बीज पर्याप्त होता है। और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र के और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र के पैमाने के अंदर बुआई बोना पड़ता है और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर ही बीज बोना पड़ता है और 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर ही बीज बोना पड़ता है है ना। देखो पौधशाला के लिए स्थान का चयन करने के पौधशाला के लिए स्थान का चयन करने के उपरांत उसकी अच्छी प्रकार से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। उसको अच्छी प्रकार से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। इसके बाद 15 सेंटीमीटर ऊंची कॉमा 1 या 1.25 मीटर चौड़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची कॉमा 1 या 1.25 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ली जाती हैं। 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ली जाती हैं। 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ली जाती हैं। दो क्यारियों के मध्य मतलब बीच में 2 क्यारियों के मध्य 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली 2 क्यारियों के मध्य 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली छोड़ देते हैं। 30 सेंटीमीटर नाली छोड़ देते हैं जो सिंचाई कॉमा निराई गुड़ाई कॉमा दवा छिड़कने व जल निकास के काम आती है। क्यारियों में गोबर की खाद समझ में आ रहा है ना। क्यारियों में गोबर की खाद या कंपोस्ट
क्यारियों में गोबर की खाद या कंपोस्ट क्यारियों में गोबर की खाद या कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? जो फसलों के खेतों से कृषि सब्जियों के छिलके उनको क्या करते हैं, उनको गला के छोड़ देते हैं, उनको रख देते हैं, उसकी अवस्था में लगे रहते हैं, क्या कहते हैं कुछ समय बाद उनमें क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन, सड़ना गलना शुरू हो जाते हैं, बाद में क्या बन जाती है जमीन की उपजाऊ खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यही हमको क्या कहलाते हैं, कंपोस्ट की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, हाँ गोबर की खाद अलग होती है, कंपोस्ट अलग होता है, इनकी पत्तियां हो गया और ये फसल के अवशेष हो गए, सब्जियों घर में क्या हो, सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए आदि, ये निकलता है ना, घरेलू वेस्ट निकलता है, तो सड़ जाता है, कुछ समय बाद किसमें कम बदल जाता है, वो कंपोस्ट में खाद में बदल जाता है, उसको हम कंपोस्ट की संज्ञा या परिभाषा देते हैं। ठीक है, इसमें देखो आप क्यारी में गोबर की खाद, कंपोस्ट और सुपर फॉस्फेट की थोड़ी मात्रा डालकर और सुपर फास्फेट की थोड़ी मात्रा डालकर मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं, मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं। बीज को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज, ऐसे इंग्लिश 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम पर केजी, हाँ मतलब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कैप्टान से उच्चारित कर लेते हैं। कैप्टान, जैसे कैप्टान होता है, कैप्टान ऐसे ये होता है कैपिटल कैप्टान, ये क्या करते हैं बीज को उपचारित करने के लिए हम इसमें भिगो के रखते हैं। ठीक है, बीज में अगर कोई कमी होती है, कोई कुछ होता है तो क्या होता है, जिससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कैप्टान से उच्चारित कर लेते हैं। क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज बोने के उपरांत गोबर की खाद व मिट्टी का मिश्रण, ब्रैकेट में लिख लेना 1:1, यानी कि जितनी मिट्टी रहेगी उतनी क्या रहेगा, गोबर की खाद, है ना। हाँ, उपरांत गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण ब्रैकेट में 1:1 ब्रैकेट क्लोज की 1 सेंटीमीटर मोटी तह से ढक देते हैं। हाँ, परत से ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? बीज क्या होते हैं, नाजुक रहते हैं, है ना, उनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ये हमारी क्या है, किस पे लगाते हैं बीज, बताओ बीज सैया पे लगाते हैं, उसको हम क्यारी बोलते हैं। ठीक है, क्यारी में क्या करते हैं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई है,
जैसे मैंने क्या नहीं 20 से 1.5 सेंटीमीटर कह रहा था, बीज को क्या करते हैं बो देते हैं। बोने के बाद जैसे हमारे क्या है क्यारी से कितना सरफेस क्षेत्रफल उठाते हैं 1 सेंटीमीटर, इतना 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। जितनी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसको क्या करते हैं मिट्टी के ऊपर के वो कंपोस्ट से मिला देंगे और 1:1 से क्या करेंगे ढक देंगे इस पेड़ को, पेड़ बनाते हैं ना बना देंगे, ठीक। बीज अंकुरण से बीज अंकुरण का सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण से पूर्व आवश्यकता अनुसार हजारे से सिंचाई करते रहते हैं। हजार में सकते ना बीज अंकुरण से पूर्व हजारे से सिंचाई करते रहते हैं और जब अंकुरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब जो हमने गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण के बाद क्यारियों की सूखी घास जो हमने क्या लिखवाया जो हमने गोबर खाद मिट्टी के मिश्रण के ऊपर जो सूखी घास का ढेर डाला था उसको हटा देते हैं। जो हमने गोबर की खाद मिट्टी के मिश्रण के ऊपर सूखी घास का ढेर डाला था उसको हम हटा देते हैं। मतलब ऐसा होता है सबसे पहले क्या करते हैं पहले सब बीज बोने के बाद मिट्टी कंपोस्ट और मिट्टी का 1:1 अनुपात में उसको 1 सेंटीमीटर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं धान की पुआल सुना है सूखी घास क्या करते हैं लगा देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको। उसके ऊपर सूखी घास कर देते हैं क्यों ढक देते हैं नमी बनी रहे कीटों का प्रकोप ना हो मृदा पर है, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, उससे बचने के लिए हम उसमें लगाते हैं, ठीक है। क्या लेगा और उधर उसको जो सूखी घास को ढेर डाला था उसको हम हटा देते हैं। हाँ हटा देते हैं और फिर सिंचाई नाली द्वारा की जाती है नेक्स्ट देखो खाद एवं उर्वरक। ये देखिए खाद एवं उर्वरक इसमें आप देखो पहले तो हेडिंग ना गोबर की खाद 25 से 50 टन। ऊपर जो हेडिंग दिया है खाद और उर्वरक उसमें लिखना ब्रैकेट में प्रति हेक्टेयर के अनुसार, है ना, प्रति हेक्टेयर के अनुसार समझ में आ गया कि हम आएंगे गोभी की खाद 25 से 50 टन किसके अनुसार है तो खाद की प्रति हेक्टेयर के अनुसार, ठीक है। मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना लगेगा गोबर की खाद 25 से 50 टन। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन 50 टन। 1 कुंटल में कितना होता है 1 टन में 1000 है ना। तो 25 से 50 टन लगेगा क्या गोबर की खाद कितने क्षेत्र में लगेगी हाँ प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में, ठीक है। 1 हेक्टेयर के अनुसार
सभी चीज। 25 से 50 तक गया। हाँ। इसका नाइट्रोजन 80 किलो, फास्फोरस 40 किलो, नाइट्रोजन हाँ फास्फोरस 40 किलो, पोटास 40 किलो। इसमें देखो गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। प्रथम जुलाई से पूर्व गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर, नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर रोपाई के 20 और 40 दिन बाद, रोपाई के 20 और 40 दिन बाद बांटकर रोपाई के 20 और 40 दिन बाद उपरेगेशन के रूप में देनी चाहिए। फिर खुरपी की सहायता से भूमि में मिला देनी चाहिए। भूमि में मिला देनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड देखो आप, रोपाई यानी कि ट्रांसप्लांटिंग, है ना, ट्रांसप्लांट करना। मेन नर्सरी से हाँ रोपाई मतलब समझते ना। हाँ ट्रांसप्लांटिंग इसमें देखो पौध को उखाड़ने से पूर्व पौधशाला की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ताकि पौधे जड़ सहित सुगमता से उखड़ सके। जहाँ तक संभव हो
समय करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो रोपाई शाम के समय करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट या वीड कंट्रोल। उनको समय समय बताना आवश्यक होता है। वो परिवार से लिखे होते हैं ना, जरूरी होता है। मेन इसमें लिख लो, मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशकों का उपयोग भी मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशकों यानी कि खरपतवार को मारते हैं। मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवारों का उपयोग भी मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशकों का उपयोग भी खरपतवार नाशकों का उपयोग भी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशकों का उपयोग भी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। लाभप्रद यानी कि उससे लाभप्रद सिद्ध हुआ है। लाभप्रद सिद्ध हुआ है। टापरी 25 ये क्या है, प्रकार का खरपतवार नाशी का नाम होता है। ठीक है, जो खरपतवार का केमिकल है, खरपतवार को मारता है, इसमें लगता है। टापरी 25 की 2 लीटर मात्रा हो, टापरी 25 की 2 लीटर मात्रा हो, मीटर नहीं लीटर, लीटर तरल पदार्थ इस लीटर में नापते हैं। टापरी 25 की 2 लीटर मात्रा 626 लीटर पानी में घोलकर टॉपरी 25 की 2 लीटर मात्रा को 626 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। रोपाई के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। फिर रोपाई के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। फिर 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। फिर 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। चल रहा है कि नहीं? कीट नियंत्रण देखो, इंसेक्ट मैनेजमेंट कीट नियंत्रण इंसेक्ट मैनेजमेंट। जैसे कीट लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, कौन से कीट लगते हैं उसको कैसे उनका नियंत्रण करते हैं, वो भी कर
सस्यमुक्ति कीट लग जाते हैं, नुकसान करते हैं फसल को, जिसकी उपज में और उत्पादकता क्या आती है, वृद्धि को कमी आ जाती है, और उनका जो पौधा क्या होता है, मर जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम कौन सी कीट रखते हैं, उसको कीट से बचाने हेतु कीट नियंत्रण जैसे बोलते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट। पहला कीट देखो हरा तेला, हरा तेला पहले इसमें लगता है हरा तेला, हरा तेला, हरा तेला बोलते हैं ट्रिप्स, THRIPS, 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 ट्रिप्स। क्या करते हैं, पौधों के कोमल अंगों को क्या करते हैं, रस चूसते हैं, और पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और पौधा क्या होता है, अंततः कमजोर हो जाता है, कमजोर होकर मरने की स्थिति में आ जाता है। तो इसको बचाने के लिए इसको करते हैं। इसमें देखो ये छोटे छोटे कीट, ये छोटे छोटे कीट, ये छोटे छोटे कीट पत्तियों और अन्य कोमल अंगों का रस, छोटे छोटे कीट पत्तियों और कोमल अंगों का रस चूसते हैं, पत्तियों और कोमल अंगों का रस चूसते हैं, फलता 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 पौधों के विकास एवं वृद्धि पर, फलता अंगों का रस चूसते हैं, फलता पौधों के विकास एवं वृद्धि पर, फलतः पौधों के विकास एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, और फूलों का निर्माण बंद हो जाता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं, फूलों का निर्माण बंद हो जाता है, अथवा 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 लगे हुए फूल झड़ जाते हैं, अथवा लगे हुए फूल झड़ जाते हैं, और लगे हुए फूल झड़ जाते हैं, और फलक एकदम बंद हो जाती है, और फलक एकदम बंद हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, अतः अतः एकदम बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, अतः अतः उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इस कीट के नियंत्रण हेतु, और इस कीट के नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें 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 NP46 की, हमें NP46 हमें NP46 नामक किस्म उगानी चाहिए। कीट के नियंत्रण हेतु हमें NP46 नामक प्रतिरोधी किस्म उगानी चाहिए, किस्म उगानी चाहिए। नेक्स्ट देखो माइट्स, 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 इंग्लिश को किसी माइट्स बोलते हैं, MITES, माइट्स, माइट्स का नाम। इसमें देखो इस कीट की कई प्रजातियां, इस कीट की कई प्रजातियां मिर्च की पत्तियों को खाकर, इस कीट की कई प्रजातियां मिर्च की पत्तियों को खाकर फसल को क्षति पहुंचाती हैं,
है प्रजाति मिर्च की पत्तियों को खाकर फसल को क्षति पहुंचाती हैं। इसकी लार्वा एवं प्रौढ़ इसकी लार्वा एवं प्रौढ़ यानी कि लार्वा एडल्ट, लार्वा एवं प्रौढ़ मतलब इसकी जो बदली अवस्था रहती है ना, अंडे से लार्वा और लार्वे से प्रौढ़ बनता है ना, रूपांतरण होता है, इसकी लार्वा एवं प्रौढ़ दोनों ही फसल को क्षति पहुंचाती हैं। दोनों ही क्षति पहुंचाती हैं, मतलब दोनों क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं किसी भी प्रकार से। और इस कीट के नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइकोफाल डाइकोफाल डाइकोफाल